सो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 13। देखिए थोड़ा डिले हुआ बट प्लीज डोंट माइंड। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है डिस्कस फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ उत्तराखंड, और जो चैलेंज फेस कर रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ उत्तराखंड उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपने देना है, सिंपल रखना, जितना सिंपल आप याद करके जाओगे वो आपको रिटेन भी रहेगा, अदरवाइज नहीं। कि भाई कैसे लिखना है कि उत्तराखंड एक प्रमुख पहाड़ी राज्य है जहां वनों का विशेष महत्व है। राज्य की वनस्पति और वन्य जीव विविधता पर्यावरण संतुलन और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। 1 सेकेंड, पेन हम इसको रेड रखते हैं। ओके, ये ठीक है। तो इतना आपने लिखा यहाँ तक, बस ये आपका इंट्रो हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा एक बस पॉइंट वाइज ऐसे रेफरेंस दे देना है आपको कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। तो लगभग 45% एरिया पे फॉरेस्ट है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के हैं, कोई ऐसे नहीं है कि सारे एक ही टाइप के हैं। ट्रॉपिकल भी हैं। जो आपने क्या करना है ना, एक मैप ड्रॉ करना। सपोज ये उत्तराखंड है, फटाफट ड्रॉ करना सीख लेना। तो जो तराई वाला रीजन है यहाँ पे ट्रॉपिकल ऐसे लिख देना, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। जो मिडिल ये ऊंचाई वाला रीजन है यहाँ पे टेम्परेट होंगे, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको शीतोष्ण। ठीक, और जो ऊपर है हाइट है यहाँ पे अल्पाइन होते हैं। ठीक, यहाँ पे अल्पाइन है। तो बस आपका काम यहाँ से हो गया। आपने एक डायग्राम से आपके काफी सारे वर्ड्स भी ले गया, प्लस आपको ये सब लिखना भी नहीं पड़ा। ठीक है, सीधे सीधे मैप ड्रॉ करके देखिए। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ये पेज है आपके, आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया ऐसे, फिर सीधे कितने परसेंट है वो लिख दिया, इतने परसेंटेज है। यहाँ पे एक डायग्राम आया, ये कुछ ऐसा डायग्राम है, और बस इसको मार्क कर देना कि यहाँ पे ये वाला फॉरेस्ट, यहाँ पे ये, इधर ये, थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइन बना देना। ठीक, अब इसको चैलेंज, जो चुनौतियां फेस कर रहा है, चुनौती, ठीक, वो आप यहाँ से लिखने स्टार्ट कर देना। बस ऐसे ही तो है। और चैलेंजेस भी क्या है भाई, मैं आपसे नहीं बताता हूँ। चलिए आप मत देखो अभी, वीडियो पॉज करो, आपको कुछ इसमें से देखना नहीं है। आपको सोचो क्या चैलेंज होगा भाई। क्लाइमेट चेंज तो एनवायरनमेंट का अगर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको लिखना ही है। ठीक है, फॉरेस्ट का इशू है तो भाई बायोडाइवर्सिटी आपने लिखना ही है। ये तो मतलब पहले से ही आपके 2 पॉइंट फिक्स हैं। आपको चैलेंजेस में अगर 4 पॉइंट लिखने हैं, 5 लिख लो चलो खींच के, वैसे 5 की जरूरत नहीं है, 4 लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 3 भी लिखोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 मार्कर है, 100 शब्द ऐसे खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 3 पॉइंट लिख लो तो भाई एक आपका क्लाइमेट चेंज का फिक्स हो गया, एक बायोडाइवर्सिटी, ये तो वो है जो आपको लिखने हैं। तीसरा, आप उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में जो फॉरेस्ट फायर है, आग लगती है यहाँ पे, आप इसको भी लिख सकते हो। अब लिख देना एक आध ह्यूमन वाला, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो बहुत ही कम लिखना है लेकिन तरीके से। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसको कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने दिया है ताकि अगर इस पे ऐसे भी है लिखने के लिए तो आप लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फॉरेस्ट वो पेड़ हैं, सागौन है, देवदार है, साल है, चीड़ है। ठीक, तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल का काम करेंगे। कभी आपको अगर लिखना आए इसमें तो एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो। हाँ, इसमें पेड़ के साथ साथ आप क्या है ना, जब वो वेजिटेशन पूछे तो वेजिटेशन में पेड़ भी आते हैं, छोटे मोटे झाड़ ये सब आते हैं, जैसे जड़ी बूटी, फलों के पेड़, ये बांस वांस, ये सब आपका वेजिटेशन में आता है। तो वेजिटेशन में आपको ये भी एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वनों से जुड़ी हुई है, कस्तूरी मृग मिलता है यहाँ पे, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिम तेंदुआ, है ना, ये सब मिलते हैं। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जाए तो, अभी मैंने पूछा नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, पूछा जाए तो मैंने इसमें डाल दिया है वो भी। ठीक, अब चैलेंज क्या है, देखिए क्लाइमेट चेंज, इस वाले पॉइंट को ये आपने रेडीमेड तैयार रखना है। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उत्तराखंड का कोई भी क्वेश्चन आएगा, एनवायरनमेंट का हो, ज्योग्राफी का हो, डिजास्टर का हो, तो क्लाइमेट चेंज तो एक पॉइंट रहेगा। तो आप इस पॉइंट को रट लो बिल्कुल, और इसी का एग्जाम्पल कोट करना कि अध्ययन बताते हैं उत्तराखंड के 30% से अधिक वन जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम में है। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टडी रिवील्स दैट अप्रोक्स 30% या फिर मोर देन 30% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ उत्तराखंड इज अंडर थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे कुछ भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को मैं आपसे बोल रहा हूँ, बस आप रट लो, आप इसको एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, ऐसे में भी लिखोगे, यहाँ से इसको उठा के रट लेना, आप ज्यादा मत सोचना। ज्यादा क्लाइमेट चेंज पे 10 डेटा आईपीसीसी ये वो सब मत याद करना,
बिल्कुल प्रिसाइज़ आपको मिला है, यहाँ से रट लो इसको, ठीक? और देखिए इल्लीगल पोचिंग वगैरह ये जो चलती है, शिकार वगैरह होता है, वन की कटाई, उसका ये डेटा है। आप वन से संबंधित पूछा जाए तो आप इसको लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंटल डिज़ास्टर ये जनरलाइज़्ड पॉइंट है, जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अब इसको आपने याद क्यों करना है देखिए, वो आपसे अगर लैंडस्लाइड पूछ ले, ठीक है, अर्थक्वेक पूछ ले, फ्लड पूछ ले, आपसे फॉरेस्ट फायर पूछ ले, तो आपने क्या करना है, इस इसके याद रख लेना कि एनवायरमेंटल डिजास्टर से क्या होता है, कि उत्तराखंड एक आपदा प्रवण क्षेत्र है, जहाँ हर साल भूस्खलन, बाढ़ और जंगल की आग जैसी आपदाएं होती हैं, जो वन क्षेत्र को नष्ट करती हैं। ठीक है, वो आपसे अगर इकोनॉमी में पूछे कि क्या लॉस होता है इकोनॉमी पे, तब भी आप इसका यही पॉइंट लिखोगे कि उत्तराखंड एक आपदा प्रवण क्षेत्र है, जहाँ हर साल भूस्खलन, बाढ़ और जंगल की आग जैसी आपदाएं होती हैं, जो वन क्षेत्र को नष्ट करती हैं। डेटा लिख देना कि 2020-21 में, अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना है आपको, कि जंगल की आग 500 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थी जी, ठीक है, जिससे लगभग 71% वन क्षेत्र का नुकसान हुआ। तो अब आपको क्या लिखना है, डेटा अपना अपडेट करना है, तो 2022 कर देना ज्यादा से ज्यादा इसको, कौन इतना पढ़ रहा है, ठीक है। उसमें लिख देना कि 500 से ज्यादा घटना हुई, आप 550 से ज्यादा भी लिख दोगे तो आपका डेटा खराब नहीं है, ठीक है। एक वैलिड प्रिसाइज डेटा मिल रहा है, स्मार्ट प्ले करना सीखना है, कम पढ़ना है, मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कम पढ़ना है, इन्हीं पॉइंट को आप मल्टीपल टाइम यूज करना अलग अलग आंसर में, उन क्वेश्चन के लिए ज्यादा डेटा पॉइंट इकट्ठे मत कर लेना, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन तो अपना पॉइंट ऑब्वियसली है ही, ठीक। निष्कर्ष में आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ अगर ऐसे में पूछा जाए तो वन हमारे लिए जीवनदायी है, उनका संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है, ऐसी कोई इसमें चैलेंज था भी नहीं, तो आप लिख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हमें ब्रीफली बताना है एग्री नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड, ठीक, और जो स्टेप्स लिए गए हैं या फिर लिए जाने चाहिए फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक। तो आइए इसी को समझते हैं। देखिए, पहले आपको एक कुछ भी डेटा एक याद रखना है, ताकि आप इजीली एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें यूज कर पाओ, ठीक है। फिर हम जाएंगे एकदम प्रिसाइजली डेटा की तरफ। तो जो मेन एग्रीकल्चर के थोड़े पॉइंट्स है, थोड़े थोड़े आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड कुल भूमि के केवल 14% हिस्से पर खेती होती है, ठीक है, या खेत जो खेती योग्य है, आप ऐसा लिख सकते हो, 14% एरिया। तो अब इसको आप करोगे कैसे, वो पूछे कि इकोनॉमी में पूछे या किसी और भी पूछे, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताते चलूंगा, आपको बस डेटा यहाँ से उठाना है। एक डेटा मिला कि भाई 14% ही लगभग वहां पे खेती के योग्य है, ठीक। तो खेती किन किन चीजों की हो सकती है, भाई धान की, गेहूं की, मक्का की, जौ की, रागी की, और दालें वगैरह होती है, ठीक है। अब ये तो है ही, होती ही है, हमें करना क्या है उत्तराखंड में, जो फ्यूचर है ना उत्तराखंड का, जिससे मतलब ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और जो फायदा देगा एक्चुअल में उत्तराखंड को, इतने क्योंकि लिमिटेड लैंड रिसोर्स है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड ओरिएंटेड काम देखना पड़ेगा। जैसे भाई फलों की खेती है, हम इसको अगर बढ़ावा देंगे तो वो छोटा सा कम एरिया लेती है और ज्यादा आपको रिटर्न देती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूएस में, यूरोप में इतनी ज्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, बस उनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा। अब उत्तराखंड का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो फेवरेबल भी है, भाई फ्लोरिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए फेवरेबल है। यहाँ पे पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल, हाँ, प्लांट्स वगैरह है। तो उससे क्या है, आप फार्मा इंडस्ट्री ये सब चीजें भी लग सकती हैं, यहाँ पे है भी पतंजलि, और इधर सब काफी बड़े बड़े पार्क है बने हुए। अब देखिए, आपको कैसे करना है ना, अगर एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना कि उत्तराखंड में डैश पॉपुलेशन, 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसको फीड करने के लिए लिमिटेड लैंड रिसोर्स है, जिसमें लगभग 14% पर ही खेती होती है या खेती योग्य है। तो ये डाइकोटोमी आपको समझ में आ गई कि भाई आपने जो लिमिटेशन है उत्तराखंड की वो बता दी। उसके बाद कि भाई इस लिमिटेड लैंड पे, अब देखिए एकदम कोहेरेंस बनानी है आपको कि दिस लिमिटेड लैंड रिक्वायर्स इफेक्टिव यूज ऑफ लैंड रिसोर्स, कि मींस इस छोटी सी लैंड पे हमें इफेक्टिवली उसका ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ताकि हम फार्मर की इनकम डबल कर पाए, सबको फीड कर पाए, और पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी को एक तरह से
एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, ठीक? उसके लिए अब टेक्निकल वर्ड में जाना है, जैसे 3-4 अगर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो 2-3 कीवर्ड्स आप मेरी साइड से डाल के आना। एक है एग्रो सॉरी एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन, एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन ये लिख के आना। अब कैसे? कि भई वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ये सब फूलों की खेती, तो ये क्या है ना, नेचुरली जो वहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन है, वो फ़ेवरेबल है इन सब की खेती के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। एग्ज़ाम्पल लिख देना जैसे नींबू, अखरोट, सेब, आड़ू, आड़ू लिख लेना मेनली, आड़ू और एप्रिकॉट ये सब एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी लिख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अगला मेरी साइड से ही लिखना आप एग्रो टूरिज़्म कि हम भाई टूरिज़्म तो उत्तराखंड में होता है, लेकिन हमें उसे एग्रो टूरिज़्म को भी एक तरह से प्रमोट करना है। लोग जाएँ जैसे रानीखेत, तो उसका नाम ही सोचो ना रानी खेत, खेत किसका है? तो भाई उसमें एग्रीकल्चर वहाँ पे ठीक-ठाक होती है, लोग जाते हैं, देखते भी हैं, तो एक टूरिज़्म को प्रमोशन मिलता है, ठीक है? मूवी की शूटिंग वगैरह भी होती है, ऐसा कुछ लोकेशन होगी तो लोग आएँगे भी, देखेंगे भी और ठीक-ठाक पैसा वहाँ पे दे के जाएँगे, ठीक? तो एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन हुआ, ये टेक्निकल कीवर्ड्स हैं। एग्रो टूरिज़्म, अगला एग्रीकल्चर को हमें जो फार्मर है ना, उन्हें एग्रीप्रेन्योर बनाना पड़ेगा। एग्रीप्रेन्योर जैसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना, ऐसे एग्रीप्रेन्योर मीन्स कि वो बिज़नेसमैन बन जाएँ, एग्रीकल्चर बिज़नेसमैन बन जाएँ। एग्रीकल्चरल आप इसको हिंदी में अपने हिसाब से देखना, कन्वर्ट कर लेना कि हमें सॉरी किसान को हमें अन्नदाता तो चल रहा है। अन्नदाता से ऊर्जादाता भी मोदी जी ने बोला है कि भई उनको बिजली वगैरह जनरेट कर पाएँगे पीएम कुसुम योजना से। तो ऊर्जादाता तक तो हम आ गए हैं। हमें उनको एक बिज़नेसमैन भी बनाना है, एग्री बिज़नेसमैन बनाना है कि भई जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग वो खुद कर पाएँ। तभी तो उनकी जो प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज़ होगा। एक खेत है, उस खेत में फ्लावर्स कुछ उग रहे हैं, ठीक है? किसान लगा रहा है। तो पहले तो वो ग्लोबल डिमांड को देख के लगा रहा है फ्लावर्स वगैरह। उसके बाद अब वो क्या करेगा, घर पे ही एक छोटी-सी एक मशीन ले आया, उसको प्रोसेस करने लगा, ठीक है? तो जितने फूल हैं, अब अगर वो प्रोसेस नहीं करता, तो उसे 1 दिन, 2 दिन में मार्केट तक पहुँचाने पड़ते, नहीं तो वो खराब हो जाते। उसकी सारा जो भी प्रॉफ़िट होता, वो सब खराब हो जाता। अब उसने प्रोसेस किया, उससे धूप बत्ती और आपका ये जो परफ्यूम वगैरह है, फ्रेग्नेंस, इन सब में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। हवन सामग्री वगैरह। तो अब उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ी, वैल्यू एडिशन भी हुआ और जिस एक फूल के शायद उसको कुछ नहीं मिलता। एक फूल का कितना पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता। वही फूल, एक सिंगल फूल पता नहीं उसको ₹5 ₹10 प्रोवाइड कर दें। जैसे आलू का एग्ज़ाम्पल मिलता है कि एक आलू लगभग 5, 7, 10 पैकेट चिप्स के बना देता है। तो एक आलू की कीमत आप देखो तो ₹1 भी नहीं, 50 पैसे भी नहीं, 10 पैसे मुश्किल से होगी। और वो आपको लगभग ₹50 का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये प्रोसेसिंग की वजह से है, खराब भी नहीं होता। तो इस तरह से हमें सोचना है, ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है? एग्रीकल्चर को देखिए सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है, समझना भी तो है कि भई क्या समस्या है। पूरी मैं एक इकोनॉमिक सर्वे की शायद आपको बनाई थी वीडियो, उसमें आप देख लेना पूरी एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है, मैंने क्रोनोलॉजी में बताई हुई है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देना, फलों की खेती, मेडिसिनल प्लांट्स, सिंचाई की स्थिति, मीन्स सिंचाई वगैरह भी करनी है, ठीक? अब चैलेंजेस क्या हैं? एक तो पहली चीज़ कि ये नेशनल लेवल पे भी पूछा जाए तो आपको यही पॉइंट लिखना है कि जो लैंड है ना, उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है कि एक पिता है, उसकी 2 औलाद हुई, ठीक है? इनकी फिर 2 हो गए। तो यहाँ पे इसके पास सपोज़ 4 बीघे थी, इन्होंने 2-2 बीघा की, फिर इन्होंने 1-1 कर ली। तो भई छोटे-छोटे फार्म फील्ड में आप ना तो फिर मशीन का यूज़ कर पाओगे, ठीक है? ना उससे इरिगेशन सही से दे पाओगे, ना ही आप जो जैसे यूरोप में होती है ना बड़े-बड़े फार्म मीन्स फार्मिंग इतनी बड़े लेवल पे होती है कि उसमें मैकेनाइज़्ड है पूरा, सब चीज़ मशीन से होती है। वहाँ की कटाई, उसका जो भी मार्केट जाना है, सब कुछ। अब 1 बीघे वाला एक क्या मशीन लगाएगा बेचारा, क्यों लेगा? इसका एग्ज़ाम्पल आप मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, लिखना नहीं बस सुन लेना। पंजाब में हुआ क्या एक्चुअल में? पंजाब में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है? पॉपुलेशन कम थी, वहाँ की लैंड फर्टाइल थी, वाटर रिसोर्स थे और दिल्ली के आस-पास कनेक्टिविटी थी तो मार्केट भी था, ठीक? तो वहाँ पे हाइब्रिड सीड गए, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ राइस का और राइस का और व्हीट का। शुगरकेन वेस्टर्न यूपी में हुआ, ठीक? अब उससे दिक्कत क्या हुई ना,
वहाँ पे लोगों ने सबने ट्रैक्टर लेने स्टार्ट किए क्योंकि भाई मशीन चाहिए, आप इतना बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हो, पैसा आ रहा है, तो आपने मशीनें रखनी शुरू करी। मशीनें वहाँ पे आती गईं, ठीक? आज जो स्थिति है वहाँ पे, प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है, सैलिनेशन बढ़ रहा है लैंड का, और जो इतना खाद पानी वहाँ पे लगा, उससे वहाँ पे कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब एक स्पेशल ट्रेन चलती है, शायद वीकली चलती है, पंजाब से दिल्ली को। क्यों? उसमें कैंसर कैंसर के नाम से ही चलती है शायद। तो उसमें सब कैंसर के पेशेंट और ये सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि उस रीजन में इतनी ज़्यादा केमिकल सबका यूज़ हुआ। और जो मशीन थी, जैसे ट्रैक्टर है, अब वहाँ पे लगभग मैं पढ़ रहा था, कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि सवा सवा लाख के समथिंग ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे पंजाब में लगभग 3 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। शायद ये रफली फिगर है, मैंने कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में, तो मैं इसे सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है, मतलब ज़्यादा है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने से क्या होगा? नुकसान क्या होगा कि भाई अब सबने या तो वो लोन पे लिया होगा, या फिर अगर खरीद के भी रखा है तो उसका और यूज़ तो कोई कर नहीं सकता। तो वो मशीन एक तरह से खराब ही हो रही है। जिसको जितना उसका यूज़ हो सकता था ऑप्टिमली, वो यूज़ नहीं हो रहा है। तो एक तरह से बर्डन ही तो हुआ, फार्मर पे ही तो बर्डन पड़ा इसका, किस पे पड़ा? तो बहुत ऑप्टिमली रिसोर्स का भी ऑप्टिमाइज़ेशन होना चाहिए। सिर्फ़ मशीन प्रोवाइड करना मतलब ये नहीं होता कि आप दे दो, मशीन दे देना। वो वहाँ के एरिया के हिसाब से वो सूटेबल है, कितना यूज़ में आ रही है, उन सब चीज़ों की भी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक? तो आधुनिक खेती की स्थिति। अब ये तो देखिए ड्रिप इरिगेशन, हाई-टेक नर्सरी, मल्चिंग जैसी तकनीकों को अपनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। ये आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो कि हमें दिया जाना चाहिए। अब अगर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आए ना, तो मैंने आपको बताया 2-3 कीवर्ड्स तो डालने हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती नहीं होती। आपने उसमें 1 या 2 पॉइंट एनिमल हस्बेंड्री के भी डालने हैं, पशुपालन के भी डालने हैं, चाहे मुर्गी पालन डाल देना, फिशरी डाल देना, ठीक है, गाय भैंस ये सब। 2 पॉइंट ये भी डालना, क्योंकि एग्रीकल्चर मीन्स खेती नहीं है, फार्मिंग नहीं है। उसके साथ जो एंसिलरीज एक्टिविटीज होती हैं, वो भी खेती में आती है, एनिमल हस्बेंड्री, इवन फॉरेस्ट्री तक आती है, आपने अगर पढ़ा हो तो। वो मत डालना, लेकिन हाँ, इतना तो कम से कम आप कर सकते हो। अब चैलेंजेस क्या होगा कि भाई पहले लैंड बहुत सीमित है, उस सीमित लैंड पे आप मशीन नहीं लगा सकते हो, मीन्स मशीन का यूज़ कम हो पाएगा, कोई फार्मर कहाँ से लेगा? मशीन का यूज़ कम होगा तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होगी, लैंड का ऑप्टिमम यूज़ नहीं होगा, ऑप्टिमम यूज़ नहीं होगा तो फार्मर की इनकम कहाँ से डबल होगी, या कहाँ से उसके पास कैपिटल आएगी फॉर नेक्स्ट सीज़न? तो ये सारी एक सीक्वेंस में याद कर लेना, फटाफट वैसे लिख के आना। करना क्या चाहिए कि भाई एग्रो टूरिज्म, एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन के हिसाब से खेती, फूड प्रोसेसिंग, है ना? देखिए ये सब आ गया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना। और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे पीएम आशा, पीएम किसान, इन सबको एकदम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वहाँ तक पहुँचाना है। और हम एफपीओ पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए लैंड जो फ्रेगमेंट हो रही है, तो हम लैंड कंसोलिडेशन की तरफ, चकबंदी आपने नाम सुना होगा। सरकार काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही है, लेकिन नहीं हो पाया, सक्सेसफुल हो नहीं पाया। लैंड रिफॉर्म चलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्यों फेल हुए हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म। क्या कम्युनिस्टों की वजह से हुए? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हुए, जो ज़मींदार थे उनकी वजह से हुए, किसमें फ़ॉल्ट रहा, तो उसके बारे में भी बताऊँगा। तो एफपीओ हम क्या कर सकते हैं ना, छोटे-छोटे टुकड़े हैं लैंड के, इतने छोटे-छोटे हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके ऐसे, तब हम शायद इस पे एक बड़ी मशीन का यूज़ कर पाएँ और मैकेनाइज़्ड एग्रीकल्चर हो पाए, और एक इंडस्ट्री भी लग जाएगी यहाँ पे इस हिसाब से, तभी जाके कुछ भला होगा। अदरवाइज़ माइग्रेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर है, गाँव से जो माइग्रेट करा रहा है लोगों को, ठीक है? ई नाम का आप नाम लिख सकते हो कि भई हमें मंडी तक पहुँच भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आई होप, देखिए मेरा मेन मोटो इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ लोग शायद इसको बाद में नहीं पढ़ें, तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ। अदरवाइज़ आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बार सुन ज़रूर लेना, इस पे कमेंट्री कमेंट्री की तरह लेना, लेकिन आपको ना दिमाग में ये पॉइंट्स कहीं न कहीं आपके बैठ जाएँगे, ठीक है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है अपना, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड? राइट गवर्नमेंट अप्रोच टू कॉम्बैट इट, ठीक है? चलिए, फॉरेस्ट फायर, एक इसमें स्लाइड ऐड करते हैं, 1 सेकंड। ओके, ठीक है। सी, फॉरेस्ट फायर पे आपने मैंने इकोनॉमी में आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, जीएस 3 में।
इको वाले में। आपने उसको जो अटेम्प्ट किया है, लगभग वही इसमें पॉइंट लिखने हैं। भाई कितने परसेंट फॉरेस्ट प्रोन एरिया है, छोड़ देना इसको भी, नहीं है तो। आपने करना क्या है ना, मैं आपको बताऊँ कंटेंट कितना चाहिए। ये 2 पेज हैं आपके पास, 2 पेज तो हार्डली आपने लिखने हैं स्मार्टली। अब देखो, अगर उसने 100 वर्ड्स आपसे पूछे हैं ना, और आप 100 के 100 लिख के आ रहे हो, तब तो मैं अभी गारंटी देता हूँ आपको, आपके 4 से 5 क्वेश्चन छूट जाएँगे। अभी लिख लेना। आप चाहे कितने ही अच्छी स्पीड में लिखते हो, अगर आप 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स लिख के आते हो, तो मीन्स जितने वर्ड्स में पूछा है उतने लिख के आते हो, तो आपके पक्का 5 से 4 से 5 क्वेश्चन पक्का छूटने वाले हैं। ये अभी चाहे नोट कर लेना या फिर मुझे चैलेंज कर देना, ठीक है? फिर आपको करना क्या है? देखो भाई या बहन जो भी हो आप, देखो आपने हार्डली 70 वर्ड्स, 60 टू 70 वर्ड्स लिखने हैं। हार्डली 50 भी लिखोगे ना स्मार्टली, आपका काम हो जाएगा 50-50। उससे क्या है, फिर आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा कि स्पेस भी तो कैप्चर करना है। कि एक सिंपल सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया आपने। अब आप अगर देखिए यहाँ पे लिखते कारण, तो यहाँ से 1 2 3 4 इतने पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते। आप ऐसे मत लिखो ना, कॉजेज क्या है, यहाँ पे आपने कॉज लिखे, थोड़ा सा इसी को एक्सपेंड कर दो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपने लिखा नेचुरल, यहाँ पे लिखा मैन मेड, अब यहाँ पे पॉइंट लिख दो, तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, प्लस आपने पॉइंट्स लिख दिए अच्छे से। कंक्लूजन आपका फिक्स है, फॉरेस्ट फायर हो, कोई भी डिजास्टर अगर एक पूछ रहा है, तो उसमें एक तो सेंडाई फ्रेमवर्क से कर देना, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कर देना, किसी से भी कर देना, वो आपके ऊपर है। कंक्लूजन आपका फिक्स रहना चाहिए। इंट्रो हो गया, कंक्लूजन हो गया, पॉइंट्स आपने लिख दिए। अब भाई आप सॉल्यूशन लिख देना यहाँ पे। सॉल्यूशन मीन्स कि गवर्नमेंट स्कीम आ जाएंगी इससे पहले, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम आ जाएंगी कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है। अब उसको भी आपने कैसे करना है, जैसे सरकारी स्कीम लिखनी है आपने, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज मत लिखना, एक ऐसा डायग्राम बनाना, और यहाँ से एक एरो ये जाएगा, एक यहाँ से, एक ये 3-4 जितनी भी है, तो आपका स्पेस और ज़्यादा कैप्चर हुआ। यहाँ पे 1-2 पॉइंट से और लिख देना कि भाई ये सॉल्यूशन है, ऐसे ये किया जाना चाहिए। तो आपका आंसर देखो, आप वैसे ही देखो, मैंने अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये ठीक है यार, डिसेंटली लिखा हुआ है? कितने वर्ड्स लगे आपके? 50 वर्ड्स में आप लगा लो यहाँ पे, हार्डली 15 वर्ड्स यहाँ पे खर्च हो गए, 15-20 यहाँ पे खर्च हो गए, 30-35 हो गए। ये तो पॉइंट है, इनको भी लगा लो चलो कि ये 20 वर्ड्स हो गए आपके, 60 हो गए हार्डली। इसमें गवर्नमेंट की स्कीम लिखनी है, मेन तो ये डायग्राम ही है, ठीक? तो कुछ नहीं है, 60-65-70 वर्ड्स में या उससे भी कम में आप अपना आंसर लिख सकते हो। कंटेंट इसका देखिए, जो फॉरेस्ट फायर वाला था, जो मैंने पूछा था, लगभग सेम रहेगा। वो उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में पूछा था, गवर्नमेंट की स्कीम कुछ पूछने आए लिखने के लिए, तो एक केस स्टडी डाल देना। केस स्टडी ऐसे कि अभी 2024 चला है ना, 2024 में ही बेम्बी बकेट, बेम्बी बकेट जो इंडियन एयरफोर्स की मदद से चलाई गई थी स्कीम, इसमें क्या था, एक यहाँ पे लेक बना देना ऐसे कुछ, भीमताल लेक थी ये भीमताल लेक है। यहाँ से पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल छिड़का जा रहा था विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर, ठीक है? इसी को बेम्बी बकेट बोला आपने। तो केस स्टडी होगी, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको एटलीस्ट 1 नंबर प्लस देके जाएगा। आप लैंग्वेज लिखोगे तो सब लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी एज नहीं मिलेगा, लिख के ले लेना। जितने नंबर सबके आएंगे उतने आपके आएंगे। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, तो आपको जो इजी क्वेश्चन है, देखो एक चीज और बताऊं, 25 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे ना, तो 25 में से 25 तो छोड़ो, 20 भी नहीं आते होंगे किसी को, जिसका प्रॉपर आप में से सिलेक्शन होगा। आप उसमें हार्डली उसको 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आने चाहिए। ये तरीका है, देखो टोटल में से 10 क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया से आने चाहिए। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप मतलब मैनेज कर लो, आप उसमें आता भी है और नहीं भी आता, वैसा वाला भाव होना चाहिए। 15 5 क्वेश्चन ये आपको नहीं आते, लेकिन आपको मैनेज करने आते हैं, मीन्स कि बिना पढ़े भी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे कभी, तो उसको मुझे स्मार्टली, जो दिमाग में मैं एक मेंटल स्ट्रक्चर बना के जाऊंगा या जाऊंगी, उससे लिखना है। इनको ऐसे ही लिखा जाएगा, वहां से लिख दिए, बाकी 5 आप जो भी, वो तो जो शॉर्ट वाले आते हैं 2-2 नंबर के, उनका इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, लिख देना। वो तो हिट एंड ट्रायल है, आया आपको आता है तो आपने हिट कर दिया, उससे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन तो नहीं होने वाला, मीन्स उससे आप फेल नहीं होगे, क्योंकि सारे मिला के 20 नंबर के हैं वो, ठीक? आपने अगर उसके चक्कर में एक क्वेश्चन छोड़ दिया जो 12 मार्कर है, तो
लगभग उतने ही। अब इस 20 में से आप कितने नंबर ले आओगे मुझे बताओ? 20, अगर आप कितना भी पढ़ के जाओ इन 20 क्वेश्चन के लिए, तो आपको 5 में से 5 आते हो, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। 4 आते हो तब भी आप एक्सीलेंट हो। तो चलो एक्सीलेंट केस को लेते हैं। 4 आते हैं, आपको 2-2 मिलते हैं सब पे, 8 नंबर आपको मिले। ठीक? आपने टाइम कितना दिया? ये भी तो सोचना है ना। आपने इस 8 नंबर के लिए 4-4, जो अपने 50 वर्ड्स के थे, आपने वो लगभग 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 250 वर्ड अटेम्प्ट किए, 20 मिनट आपने दिए। ठीक? 20 मिनट में अगर आप 12 मार्क करके 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, तो आपको 6-6, 7-7 नंबर वो दे जाएगा। ठीक है? आपके ऑलमोस्ट 14 नंबर हो जाएंगे, या फिर 13 भी आप लगा लो, तो आप तब 20-8 से ज़्यादा एडवांटेज में रहोगे। स्मार्ट प्ले करना है, स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, कुछ भी भगवान भरोसे ऐसे मत छोड़ के जाना, बहुत रेशनैलिटी से कॉपी चेक होती है। ठीक है? इस भ्रम में मत रहना कि वो ऐसे ही कोई भी कर देगा, नहीं, वो भाई देख के होती है, ऐसे नहीं होती। वो स्मार्टली वो भी जानते हैं कि क्या लिमिटेशन है। तो आपने फॉरेस्ट फायर को वहां से कर लेना, मैंने आपको केस स्टडी बता दी है। ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए, इसमें कुछ क्वेरी आई होगी आपको कि ये उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में है या फिर नेशनल कंटेक्स्ट में। तो चलिए इसी क्वेरी को आपकी थोड़ा सा रिजोल्व करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन अगर फॉरेस्ट फायर पे आया या किसी पे भी आया, चलिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन फॉरेस्ट फायर था तो इसी को मैं ले लेता हूँ। तो आप जो भी पॉइंट लिखोगे, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो दुनिया में अलग है और उत्तराखंड के लिए अलग है, नहीं। पॉइंट तो जो कॉजेज है ना नेचुरली, वो सेम है। मैन मेड कॉजेज भी सबके, अब इंडिया में आग लग रही है भाई मानव की वजह से, तो ब्राजील में मैन मेड फैक्टर भी तो वही होंगे कि भाई हमारे यहाँ क्या डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो ब्राजील में भी भाई डिफोरेस्टेशन हो रहा होगा, है ना। हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग रही है तो वहां पे इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ टूरिज्म सस्टेनेबल नहीं हो रहा होगा तो वहां भी लगभग यही है। तो ये पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे। उत्तराखंड में आपको ना एग्जाम्पल और जो डेटा है, ये आपको स्पेसिफिक बनाएगा उत्तराखंड का। ठीक है? तो अगर वो आपसे जनरल भी पूछे, तो अगर आपको उत्तराखंड का कोई एग्जाम्पल आता है तो आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में पूछे तब तो आपको मस्त लिखना है। तो बात कुछ इतनी सी है कि अगर जनरल पूछा जाए तो आपके पास लिबर्टी है, आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, लेकिन आपको लिखना चाहिए अगर आता है तो। प्रायोरिटी आपको वो लिखना है कि भाई उत्तराखंड का पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड का लिखना है। नहीं आता उत्तराखंड का, फिर आप जनरल लिख सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिक उत्तराखंड पूछ ही रहा है, तब तो आपको लिखना है, आपके पास लिबर्टी भी नहीं है। ठीक? तो वाइब्रेंट विलेज में भी कुछ ऐसा ही था, ये जनरल पूछा था, लेकिन पहाड़ी स्टेट के बारे में है, उत्तराखंड ऑब्वियसली इसमें आता है, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। इसका इंट्रो तो याद रखना भाई, किस लिए भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती गांव के विकास और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन सब जो सीमांत एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उनके विकास के लिए किया गया है। ठीक? इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य कौन से होंगे? अब भाई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, कोई विलेज है पहाड़ का, उसे मैं वाइब्रेंट बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो बढ़िया से मतलब क्या है? वहाँ का विकास होगा। विकास मतलब वहाँ पे वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, वहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था सब चीजें सुधरेंगी, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है? वहाँ की बॉर्डर एरिया है तो सुरक्षा वगैरह भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इनको पढ़ो। कुछ ऐसा है कि जो आप नहीं लिख सकते हो बिना पढ़े भी? सोच के लिख देना यार, कुछ नहीं है, सिंपल से वही पॉइंट है। एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पावर थोड़ी सी बढ़ानी है आपको, वो मैं आपको धीरे 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 कोशिश करूंगा कि आपको कंटेंट और मैं आपका कम करते जाऊंगा। आपको ज्यादा सोचने पे ध्यान देना है कि भाई एक पॉइंट मिल गया कि एक गांव का विकास हो रहा है तो क्या होगा, उस गांव का आर्थिक विकास होगा, वहां पे वृद्धि होगी, लोगों को आय मिलेगी, मीन्स आय जनरेट होगी, वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट होगा, है ना, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का इंफ्रा, वहाँ की ये सब चीजें, लोकल कम्युनिटीज को फायदा मिलेगा, वीमेन एम्पावरमेंट होगा, सब चीजें लगभग आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करते जाना। ठीक? और इसका महत्व क्या है? तो वही राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थानीय विकास, सामाजिक आर्थिक प्रगति। ठीक, प्रगति सॉरी। कंक्लूड आप यहां से कर देना। ठीक है? और तो इसमें ऐसा था नहीं। 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस पूछा था ना इसका, राइट इट सिग्निफिकेंस। हाँ, इंपॉर्टेंस पूछा है, तो आप बस यही लिखना है, इंपॉर्टेंस ही लिखना है, और कुछ इसमें है भी नहीं ऐसा बताने लायक जो आपको फायदा मिले। एग्जाम्पल देखिए, एक जडोंग गांव था, जडोंगी शायद
अपना चमोली या उत्तरकाशी, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में किसी एक में पड़ता है। तो वहाँ पे उसको हम लास्ट विलेज बोलते थे इंडिया का, मीन्स उत्तराखंड का भी, क्योंकि चाइना के एकदम वही बॉर्डर से सटा हुआ है। तो उसको मोदी जी ने बोला कि ये लास्ट नहीं है, फर्स्ट विलेज है। तो एक अप्रोच का चेंज है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इसके बाद चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 पे, कि डिस्कस द रोल ऑफ एमएसएमई इन उत्तराखंड डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज दे आर फेसिंग। तो जो भी एमएसएमई लगभग इंडिया में चैलेंज फेस कर रही है, वही उत्तराखंड में भी कर रही है। ठीक है। जो रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में, लगभग वो उत्तराखंड की इकोनॉमी में भी वही रोल प्ले करती है। ओके। एमएसएमई। ओके। चलिए, देखिए, इंट्रोडक्शन आपका वही जो मैंने बोला सेम रहेगा। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु या एमएसएमई की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्यम स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं और राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं। लेकिन इनकी कुछ चुनौतियां भी हैं। तो लगभग इंट्रोडक्शन तो ये सेम ही है, इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में भी याद रख लेना। यहाँ से उत्तराखंड हटा देना बस, कि उत्तराखंड सॉरी एमएसएमई अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्यम स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं, राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान देते हैं। तो राज्य की जगह यहाँ देश कर देना, जब जनरलाइज्ड पूछा जाए तब। ठीक। योगदान क्या है? तो चलो इसके डेटा भी आपके पास होना चाहिए कि ये रोजगार देते हैं। रोजगार कितना देते हैं? 2023 के आंकड़ों के अनुसार इन्होंने लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया। बढ़िया डेटा है, याद रखना। स्थानीय विकास कैसे? कि उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में हर्बल उत्पादों और हस्तशिल्प, जो हैंडीक्राफ्ट ये सब होते हैं, इकाइयां स्थानीय अर्थव्यवस्था में समर्थन देती है। ठीक है। जो हथकरघा वगैरह होते हैं, वो सब एक तरह से क्या है, रीजनल प्रोडक्ट ही तो है। आर्थिक विविधता, तो देखिए आर्थिक विविधता का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, की हम सिर्फ कृषि पे पड़े रहे। इंडस्ट्री में भी जो गिने चुने प्लांट्स हैं कि भाई मेगा फूड पार्क है, ये है वो है, हमें डाइवर्सिफाई की भी एक हर्बल पार्क हो, है ना, और छोटे छोटे पार्क मेडिसिनल पार्क हो। तो इन सब चीज़ों पे भी हैंडीक्राफ्ट के हो, हैंडलूम हो, तो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है इन इकोनॉमी। चैलेंज क्या है? जनरल चैलेंज है जो इंडिया में है वो यहीं पे है, कि भाई फिनेंस का पैसा, 60% एमएसएमई बैंकों के ऋण प्रदान करने में असमर्थ हैं। तो हमें क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड के लिए, कि भाई इनको बेल आउट पैकेज पे भी विचार किया जा सकता है, ताकि इनकी जो फिनेंशियल बर्डन है वो थोड़ा कम हो और ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए। जो चैलेंजेस है लगभग वही सॉल्यूशन है। बुनियादी ढांचे की कमी, बेसिक इंफ्रा नहीं है, कि भाई दूर दराज में सड़कें, विद्युत आपूर्ति, परिवहन सुविधाओं की कमी है, तो हमें बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए चार धाम महामार्ग परियोजना सरकार शुरू की है। तो आपको एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं, चैलेंजेस भी और सॉल्यूशन भी। ठीक है। कौशल विकास पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े। टेक्नोलॉजी की कमी है। 2022 के डेटा के अनुसार उत्तराखंड में 50% एमएसएमई पुराने उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन की दक्षता पर असर पड़ता है। तो भाई 60% को पैसे की दिक्कत है और 50% को आपकी प्रौद्योगिकी, पैसा और प्रौद्योगिकी। ठीक है, हिंदी में। और भी चैलेंजेस लिख सकते हैं, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें थोड़ा सा जो उनको मानने में चैलेंजेस आते हैं। यहाँ से कंक्लूड कर देना। आपको देखिए चैलेंजेस यही सॉल्यूशन है, जो चैलेंजेस है वही सॉल्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ये है। और एमएसएमई पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा, यही है क्वेश्चन, और यही आंसर लगभग आपको लिख के आना है। ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर परेशान मत होना, कि आपको क्या है ना, डेली एक पेपर में, न्यूज़ पेपर में इतने ज़्यादा न्यूज़ आती है। ठीक है। डेली उस पर लोग करंट की वीडियो बनाते हैं। ठीक। आप लगभग 1 से 2 घंटा डेली करंट पे खर्च करते हो। समझ में आई बात? महीने में कितना हुआ? 30 दिन होते हैं, तो आपने 60 घंटे करंट पे दिए। एक साल में कितना होता है? सोचो, 12 महीने, 12 6 72, 720 घंटे दिए आपने एक साल में। अब 720 घंटे के बाद आप मुझे बताओ उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, और कितने क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप उसके बाद आप मैगजीन फिर भी पढ़ते हो करंट की, तो आप मैगजीन से भी सॉल्व हो जाते हैं आपके क्वेश्चन।
तो कॉस्ट बेनिफिट जो करंट का एक हाइप बना हुआ है ना, वो बेकार का है, क्योंकि 2016 में क्या हुआ ना, यूपीएससी ने ये शुरू किया। उसने गवर्नमेंट स्कीम वगैरह ये सब पूछ ली, तो एक मैगजीन है विजन, वहां से लगभग 70-72 क्वेश्चन आए, जो आए थे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद करंट अफेयर अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया। अब उसको पढ़ाने के लिए नए नए टीचर आ गए, ये सब हो, भाई आधा एक घंटे में आपका काम हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है बस आपको अपडेट रखना होता है, बाकी सब एनुअली मंथली करंट अफेयर आते हैं, उनसे कवर कर लोगे। तो क्यों फालतू में इतना टाइम वेस्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन उत्तराखंड और उनको कैसे टैकल किया जाएगा, किया जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नहीं आंसर है, सॉरी। भाई क्या समस्याएं हैं उत्तराखंड में, तो इंट्रोडक्शन ये लिख लेना, ठीक। मैंने आपसे बोला कि एनवायरमेंटल कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्लाइमेट चेंज तो पॉइंट डालना ही डालना, ठीक है, आएगा। समस्या तो है, इससे क्या हो रहा है कि वनों का कट मीन्स जो वन है उसमें भी कमी आ रही है। जो कृषि हम करते हैं वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये तो क्लाइमेट चेंज एक पॉइंट है, और ये सब पॉइंट्स हैं इसके। अगला मैंने आपसे बोला था, भाई उत्तराखंड है, डिजास्टर सब आते हैं, तो लैंडस्लाइड तो इन्होंने एक नाम लिख दिया, आप आपदा लिख सकते हो। जैसे लैंडस्लाइड है, आप फॉरेस्ट फायर, फ्लडिंग, ये सब समस्याएं वहां पे रहती हैं, ठीक। इनके ये समाधान भी हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। पॉल्यूशन भी एक है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम पॉल्यूशन तो एटलीस्ट नहीं है। ह्यूमन मेड क्या है कि भाई वहां पे सतत पर्यटन नहीं है, सस्टेनेबल टूरिज्म नहीं है, जो अर्बनाइजेशन है वो अनकंट्रोल्ड है, अनप्लैंड है। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है, कौन सा एक ऐसा सिटी है जो नया बना हो। पॉपुलेशन वही है और बढ़ रही है, नई सिटी कुछ नहीं बनी है वहां पे। वहां पे क्या, पूरे इंडिया में मुझे बताइए, आप गुड़गांव को छोड़ देना, नोएडा छोड़ देना, क्योंकि वो क्या है, दिल्ली का ही एक्सटेंशन है, आप चंडीगढ़ छोड़ देना, तो आज़ादी के बाद से कौन सी और कितने नए शहर इंडिया में बने हैं, जबकि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। तो ये सोचने वाली बात है, ये सबको दिखता है, पता नहीं सरकारें कहाँ सोई रहती हैं। तो उसको छोड़िए, खनन पर नियंत्रण ये भी एक समाधान है। तो ये सब एनवायरमेंटल चैलेंजेस तो आप नॉर्मली, भाई जो डिजास्टर के हैं वो, क्लाइमेट चेंज मीन्स पूछा जाए तो एक नेचुरल लिख देना, नेचुरल फैक्टर से है। तो चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक डायग्राम आप ड्रॉ कर देना, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अपनी हो गई हैं। हाँ, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन इन उत्तराखंड और उसके इम्पैक्ट एंड मेजर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको चलिए थोड़ा डिटेल में एक बार देखते हैं। देखिए, जो मेन चैलेंजेस है ना माइग्रेशन, पहले तो आप माइग्रेशन को डिफाइन कर सकते हो, तीन तरीके से इंट्रोडक्शन देना। डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिख देना, नहीं तो आप डेटा से शुरुआत कर सकते हो कि पिछले दशक में या पिछले इन सालों में इतना इतना माइग्रेशन हुआ है, बिल्कुल सही है। और आप क्या कर सकते हो, एक, जब आप इसके कारण लिखोगे ना, कॉजेज, कारण, तो स्पेस भी कैप्चर करना है। तो उसमें आप लिखना एक पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है, आप गांव में हो, पहाड़ पे हो, ठीक है, तो आप वहाँ की जो कंडीशन है वो आपको पुश कर रही है, फोर्स कर रही है बाहर जाने के लिए, कि भाई यहाँ पे तेरा भला नहीं होने वाला, तू बाहर जा, आगे बढ़ और कुछ काम धंधा कर। जैसे वहाँ पे भाई डिजास्टर आ जाता है हर साल, तो आप जितनी भी मेहनत करके कुछ अपनी कृषि में कुछ उगाया, ये सब किया, वो सब उसने खराब कर दिया, तो अब आप करोगे क्या। तो वो फोर्स करता है आपको कि भाई निकलो यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। और पुश फैक्टर में क्या हो सकता है कि आपको वहां पे कोई जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो भाई अब तो आपकी मजबूरी होगी ना। तो पुश का मतलब होता है मजबूरी, कि आपको पुश फैक्टर, वहां की जो भी लोकल कंडीशन जबरदस्ती फोर्स करती है आपको कि भाई आप जाओ। जैसे वो बेरोजगार है तो समाज भी एक ताने देता है वहां पे, ये भी एक पुश फैक्टर हुआ, सोशल प्रेशर। ये सब चीजें हुई। पुल फैक्टर क्या होते हैं, पुल फैक्टर वो होते हैं कि भाई आप किसी गांव में हो, आपको बढ़िया खाना पीना, आपकी लाइफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरा शहर है, सपोज देहरादून है, वहाँ का जो नाइट लाइफ है, वहाँ की जो जॉब्स हैं, जो 5 स्टार होटल्स हैं, जो
वैसे 5 स्टार तो उत्तराखंड में, देहरादून में नहीं है शायद, नहीं है, कोई नहीं है। सरोवर पोर्टिको वो भी नहीं है, चलिए छोड़िए। हाँ, तो वहाँ की जो लाइफ है, वो आपको अट्रैक्ट करती है कि भाई आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, ऑनलाइन सर्विस, डिलीवरी सब कुछ मिल जाएगा। तो वो आपको पुल करते हैं कि आप गाँव में हो, यार खाना खाना है तो कहाँ जाओगे? कुछ है नहीं, बनाना बनाना है और फिर खाना है। आप अगर शहर में हो तो ज़ोमैटो ऑर्डर करो, रात में 12 बजे भी आपको दे जाएगा। तो वो आपको एक तरह से पुल करते हैं ये सारे फैक्टर। जैसे इंडिया में जो अमीर हैं, उनको दुबई पुल कर रहा है इस टाइम पे। सब लोग दुबई जा रहे हैं, दुबई रह रहे हैं इवन। तो वो क्या है, एक पुल फैक्टर है। क्या उनको इंडिया में किसी चीज़ की समस्या है? भई जो पैसे वाले हैं, जैसे विवेक ओबरॉय हैं, हनी सिंह हैं, और भी हैं काफ़ी सारे लोग। इंडिया में इनके लिए क्या सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे इनको पुल कर रहा है एक फैक्टर। दुबई की नाइट लाइफ, वहाँ के जो क्लब्स, ये सब है, इनको पुल करते हैं, यहाँ से खींच के वहाँ ले गए। पैसा इनके पास है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होते हैं पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। तो माइग्रेशन ना, आप खुद बताओ, पुल फैक्टर की वजह से होना चाहिए या पुश फैक्टर की वजह से? पुल फैक्टर अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। जैसे आप एक डायग्राम बना सकते हो कि ये पुश फैक्टर है माइग्रेशन में, और ये पुल है, पुल खींचने वाले। अब ये खींचने वाला पुश करने से ज़्यादा आगे निकल गया, इसका मतलब ये गुड है। और ये अभी भी देखिए, जो पुश फैक्टर है, जो आपको फोर्स कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर पुल फैक्टर। तो ये थोड़ा सा खराब है, ये बैड है। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो, माइग्रेशन का ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको ड्रॉ नहीं करना। तो एक आप और ड्रॉ करना जो रीजनल स्टडी हुई थी। आप बस मोटा मोटा ड्रॉ कर देना, एग्जामिनर पढ़ा हुआ है वो समझ लेगा कि ये सब हिली बेल्ट है, एक्सट्रीम कंडीशन है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से माइग्रेशन जो हो रहा है ना, इधर से देहरादून इस साइड हो रहा है, और यहाँ से उधम सिंह नगर। एक केस स्टडी लिख सकते हो कि यहाँ पे पिछले दशक में पॉजिटिव चेंज आया है। पॉजिटिव मीन्स जो उधम सिंह नगर है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, और यहाँ की पॉपुलेशन कम हुई है। नेगेटिव ग्रोथ रेट है यहाँ पे एक जिले में किसी में, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या, हाई है। ऐसी देहरादून इसके आसपास वाले रीजन में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक, तो आप ये ड्रॉ करके आना, डिस्ट्रिक्ट आप देख लेना कौन सी है सेंसस से, आपका काम हो जाएगा। अच्छे आपको एक तरह से प्रेजेंटेशन ये दे देगा। तो आपने जो फैक्टर लिखने थे ना, अब वो इसमें लिखना कि पुश फैक्टर ये है, पुल फैक्टर ये है, इस वजह से माइग्रेशन है। समझ में आई बात? तो पुश फैक्टर, अब चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, आप खुद से ड्रॉ कर लेना। आर्थिक अवसरों की कमी, ये पुश में आएगा पुल में आएगा? सोचो, बताओ। पोस्ट करो वीडियो, पुश में। डेटा ये रहा, 32% लोगों के पास स्थिर रोजगार नहीं था 2021 में। कोट करो, आगे बढ़ो। शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, ठीक है, वहां पे 70% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही पूर्ण रूप में कार्यशील है, तो मतलब 30% नहीं है, दिक्कत है। प्राकृतिक आपदाएं वहां से फोर्स करती हैं। अवसर और आवास, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की चुनौती है, ये पुश फैक्टर है। ठीक है, पुल फैक्टर, पुल फैक्टर लिख सकते हो कि भाई जो चीज़ यहाँ पे कमी है, वो जो दूसरे राज्य हैं या फिर फॉरेन भी है, या फिर इंडिया में ही या देहरादून में ही, देहरादून छोड़ी, सॉरी, जो उत्तराखंड है उसमें वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन माइग्रेशन सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता। अब उसने बोला है कि इसके इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट पॉजिटिव भी लिखना, नेगेटिव तो सब लिखेंगे ही, आपको एक अलग एंगल भी लिखना है कि भाई नेगेटिव तो है। ठीक है, वहाँ का जो रिसोर्स है वो ड्रेन हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव भी तो है कि भाई इस गांव में अगर कोई एक बंदा है, वो काम करता है, खेती उगा रहा है, 10 साल से भी उसका घर लगभग ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो 11वें साल भी ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर वो बाहर गया, वहां पे उसने ज्यादा पैसे कमाए, वो इस गांव में भेजेगा, तो हो सकता है इसका रिनोवेशन हो जाए, ये बढ़िया लगने लगे, इसकी वजह से यहाँ पे और ज्यादा टूरिस्ट वगैरह आने लगे, होम स्टे बढ़ जाए। तो अल्टीमेटली ये फायदे की भी चीज़ है, कोई खराब नहीं है। बाहर जाते हैं लोग माइग्रेट होके, तो वहां से नई स्किल स्किल सीख के आते हैं, जो उत्तराखंड का कल्चर है उसको बाहर प्रमोट करते हैं, एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव नेगेटिव ठीक है लिखना, लेकिन ज़्यादा मत लिखना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड में वही नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा डोमिनेट करा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव भी लिखना मिस मत करना। ये आपको ना एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे एग्जामिनर को कि यार सेम कॉपी आ रही है, सब कुछ वही लिख रहे हैं, इसने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, सही है गलत। ठीक, अब एक अच्छा, रेविंस्टीन की आपने थ्योरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। एक रेविंस्टीन हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है। थ्योरी क्या है कि जब माइग्रेशन होता है ना, तो वो
छोटे शहर से उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। जैसे, समझ में नहीं आया? एग्ज़ाम्पल के लिए, आप रहते हो उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के किसी गाँव में, विलेज में। तो आप जब पहले माइग्रेट करोगे, तो आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहोगे। पहली प्रेफ़रेंस आपकी ये होगी। अनलेस आपको मतलब दुनिया भर का कुछ नहीं पता, तो आपको अगर माइग्रेट करके जाना है गाँव से, तो आप पहले वही उस जिले में जाओगे। उसके बाद आप उस जिले के बाद उत्तराखंड की कैपिटल पहुँचोगे, ठीक है? देहरादून में आओगे, या फिर और कोई बड़ा शहर होगा तो। उसके बाद आप दिल्ली की तरफ आओगे, है ना? और दिल्ली से फिर आप फ़ॉरेन जाओगे। लगभग तो सीक्वेंशियल माइग्रेशन होता है, ठीक है? माइग्रेशन कोई ऐसे रैंडम नहीं होता, बहुत सीक्वेंशियल। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। इवर्ट ली की थ्योरी है कि आप जो माइग्रेट करते हो, तो ये पुश फैक्टर है, ये पुल फैक्टर है, इनके बीच में इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल है। अब ये क्या है? आपने अगर माइग्रेट करना है, तो आपने इन सबको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जैसे, चलिए मैं समझा देता हूँ, काम आपके नहीं आएगा, फिर भी। जैसे आपने गाँव से माइग्रेट करके जाना है, दुबई जाना है या फिर सऊदी जाना है काम करने के लिए। तो यहाँ से आपके लिए कुछ फैक्टर है, पुश फैक्टर आपको पुश कर रहे हैं दुबई के, या फिर आपको सऊदी के कुछ पुल फैक्टर आपको खींच रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कैसे? कि इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल यही है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके पास पैसे हैं, वहाँ जाने के लिए इतना पैसा है। तीसरी चीज़ कि वहाँ से वहाँ जब जाओगे आप, तो वहाँ आपको लोग कैसे मिलेंगे? क्या आपके जो रिलीजन के लोग हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, वो मिलेंगे? तो आपकी टेंडेंसी होती है जाने की, ठीक है? आप जिस आस्था में मानते हो, क्या वहाँ पे उसका टेम्पल, मॉस्क या जो भी है, वो मिलेगी ताकि आप पूजा अर्चना कर पाओ? आप जो लैंग्वेज बोलते हो, क्या उसको वहाँ सुनने वाले, समझने वाले हैं? या फिर वहाँ जो बोली जाती है, क्या आप उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो? तो ये सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, जब इनको पार कर लेते हैं लोग, तब वहाँ चले जाते हैं। जैसे यूएस कौन जाएगा? जिसको वीज़ा मिल जाएगा, जिसके पास टिकट के पैसे होंगे, जो इंग्लिश जानता होगा जनरली, ठीक है? और कंफर्टेबल होगा फॉरेन कल्चर में, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे हैं, थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है, और भी बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन आपके इसमें काम में नहीं आएगी। जस्ट फॉर आपकी नॉलेज थोड़ी सी, ऐसा ना हो कि जनरल सी हो, आपको एक समझ भी होनी चाहिए। कभी इस पर डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन तो बहुत बड़ा 2-3 घंटे का टॉपिक है, ठीक है? फिलहाल आप एग्जाम दीजिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़े, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, पॉवर्टी इन उत्तराखंड, मेन इसके रीजंस क्या है? क्या पॉपुलेशन भी एक रोल प्ले करती है? इसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है? आइए इसको भी देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, पॉवर्टी, पॉवर्टी, पॉवर्टी कहाँ पर है? पॉवर्टी, फिल्म पॉलिसी, चलिए नहीं मिल रही है तो कोई नहीं, एक इस पे बना लेते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी के लिए मेन रीजन क्या है? तो इंट्रोडक्शन आप लिख दोगे कि इतने परसेंट लोग वहाँ पे पुअर हैं उत्तराखंड में, उसके कारण क्या है? 2, 3, 4 बस कारण लिख देना। पहला कि भाई नेचुरल फैक्टर भी हैं, जैसे वहाँ पे जो डिज़ास्टर है वो आ जाते हैं, उससे भी तो समस्या है ना? लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सब चीज़ें। प्लस वहाँ पे जो रिसोर्स हैं, वो लिमिटेड रिसोर्स हैं। तीसरा, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो सर्विस ओरिएंटेड ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी योगदान है, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड है, ये सब है। तो उस वजह से क्या है, इतना जॉब क्रिएशन वहाँ पे नहीं होता। अब आपको जॉब नहीं मिली, तो आप क्या, आपके पास पैसे नहीं आए, आपने पैसे नहीं खर्च किए, तो जो कम आपने कुछ बाय भी नहीं किया। जब पैसे नहीं है तो क्या बाय करोगे? आपने कुछ खरीदा नहीं, तो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही थी, उसने कुछ प्रोड्यूस भी नहीं किया। जब प्रोड्यूस नहीं किया, तो उसमें जो लोग उसको चाहिए थे, भाई ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो लोग चाहिए थे, अब वो भी उसको कम चाहिए, तो जॉब का क्रिएशन भी कम होगा। फिर जॉब का क्रिएशन कम होगा, तो ये एक तरह से विशियस साइकिल बन जाएगी, ठीक? और एक विशियस साइकिल बनती है, ऐसे तो बहुत सारी बना सकते हो। जैसे पॉवर्टी है, इसको बनाना आप, पॉवर्टी से आप क्या है, आपकी हेल्थ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, खर्च नहीं कर पाओगे।
खर्च नहीं कर पाओगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम हुई तो आपकी एक तरह से इनकम कम हुई, है ना? आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो आपकी पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इसी पॉवर्टी से आप यहाँ ड्रॉ करना कि आपको एजुकेशन नहीं मिल पाई, एजुकेशन नहीं मिल पाई तो आपका जो काम रहा वो लो लेवल का रहा, लो लेवल की ही आप वर्क कर पाए। उससे क्या हुआ, आपकी लो इनकम हुई, लो इनकम से फिर ये पॉवर्टी ही है। तो ये विशियस साइकिल है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। कारण क्या है, आपने लिख दिया रिसोर्स है, एनवायरमेंटल ये है, सब आपको पता है पॉवर्टी का एज सच, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना। पहला, भाई एग्रीकल्चर सिंपल सा टॉपिक आता है, इसको हमें अच्छा करना है। वहाँ की जो इंडस्ट्री है उसके लिए हमें लोगों को स्किल देनी पड़ेगी ताकि वो कर पाए। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, जो लोकल कला है उसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। फिर आप आ जाना सर्विस सेक्टर में, जो आपकी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है उसमें जो स्किल देनी पड़ेगी। जो टूरिस्ट गाइड हैं, जो होम स्टे हैं, उनको भी हमें और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? ऐसे कुछ करके लिख देना, पॉवर्टी का आपका क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। इसमें एज सच है नहीं कुछ। अगला पूछा है कि क्या पॉपुलेशन उसका एक कारण है, तो हाँ, आप एक लिख सकते हो कि यस, पॉपुलेशन इज अ वन ऑफ द फैक्टर। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि एक माल्थस की थ्योरी थी, उसने बोला कि आप की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, जो रिसोर्स है वो रिसोर्स भाई एक लेवल तक बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते, है ना? रिसोर्स का आप ऑप्टिमाइजेशन कितना कर सकते हो, भाई एक लेवल तक ही तो कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ तक तो जिंदगी सही चल रही थी कि ये रिसोर्स चलिए इतने हैं, पॉपुलेशन भी है। यहाँ पे अब ये ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्रकृति खुद अपने आप को मैनेज करने के लिए आपदा लेके आएगी, जैसे केदारनाथ में हुआ। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कोविड पेंडेमिक है ना? प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, लैंडस्लाइड होती रहती है, तो वो प्रकृति खुद मैनेज करती रहती है। तो हाँ, पॉपुलेशन आप माल्थस लिख सकते हो कि यस, अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इज वन ऑफ द फैक्टर। एंड उत्तराखंड में भी लगभग ये चीजें हमें ऑब्जर्वेशन में मिलती हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन है, यही सिर्फ इकलौती जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए और भी फैक्टर है। ठीक है, बस ऐसे करके आप बैलेंस वे में निकल जाओगे, आपका आंसर एक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, किसी की साइड नहीं पकड़नी है कि यही फैक्टर है। अब अपना आता है डिस्कस द इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो चलिए आते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी देखते हैं क्यों हो रही है। पहले आप इसमें एक डेटा दे देना, अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा 11 लोग इसमें ऐसे और आपको बड़ा डेटा देना है तो यहाँ से दे देना। ठीक है, कि सिंस जून 2001 से लेके अब तक लगभग 1663 लेपर्ड डेथ हुई है, मीन्स रिकॉर्डेड की गई है। ये इसका मेजर फैक्टर है यही, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये आपका समझ में आया आपको। कारण क्या है, कारण सिंपल सिंपल इसमें वर्ड्स हैं, आप खुद लिख सकते हो भाई। देखिए, दो चीजें, एक में आपको जब आपको ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, सॉरी, तो कुछ गलती इसमें ह्यूमन की है, कुछ वाइल्ड लाइफ की भी हो सकती है ना? ह्यूमन की क्या कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, तो हमने जानवरों का एरिया छीन लिया, तो अभी जानवर तो आएंगे ही आपके एरिया में, तो ये बात सही है। आपने ज्यादा शहरीकरण बढ़ा लिया, ठीक है, ग्रीड बढ़ी, रिसोर्स के लिए आपकी ग्रीड बढ़ी, इनका एरिया कम हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अभी लिखोगे, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। अगला आपने क्या लिखना है कि थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ की भी तो गलती हो सकती है, गलती इन सेंस कि भाई उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ काफी डाइवर्स है, फ्लरिश्ड है। तो जब इतना बढ़िया फल फूल रही है तो वो पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ की भी बढ़ रही है, तो जब वो बढ़ेगी और ह्यूमन की भी बढ़ रही है लगभग, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे ही। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव मीन्स कि वाइल्ड लाइफ बढ़ रही है, ये आपने पॉजिटिव दिखा दिया। नेगेटिव मतलब कि उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। बाकी काम की बात यहाँ से देखना, डिफोरेस्टेशन हुआ है, एनक्रोचमेंट बढ़ा है। ठीक है, तो डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देना कि डिफोरेस्टेशन तो बढ़ा है और जो इनका एरिया है वाइल्ड लाइफ का वो कम हुआ है। ठीक है, बस विद टाइम। अगला,
जो भाई वाइल्ड लाइफ क्या है ना कि ये एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो फसलें वगैरह हैं इंसान की, खाने के लिए भी इंसान तो कुछ ना कुछ करेगा, उन पे अटैक करते हैं, तो ह्यूमन को भाई गुस्सा तो आएगा ही, वो मेहनत से पैदा कर रहा है, तो वो इनको मार देता है या फिर जानवर इनको मार देता है, लड़ाई होगी तो कोई ना कोई मरेगा। पोचिंग वगैरह चलती है, इलीगल शिकार वगैरह होता है, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से बढ़ती है। ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैंने इसमें दे दिया है कि उत्तराखंड में हर साल 10% की दर से शहरीकरण बढ़ रहा है, खासकर देहरादून, नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटन क्षेत्रों में। इनसे इनका जो आवास है वो सिकुड़ रहा है। स्कार्सिटी ऑफ फूड, भाई वन जीव के लिए खाने पीने की दिक्कत होगी तो बढ़ रही है। कैसे हम इसको सही कर सकते हैं? भाई एनक्रोचमेंट कम किया जाए, ठीक है। हमें इसमें अपना दे रखा होगा गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है इसमें, इसको जैसे उत्तराखंड ने बायो फेंसिंग की है, उड़ीसा ने क्या किया है कि भाई ये जानवर क्या है ना, खाने पीने का इन्हें जो फोडर है वो मिल नहीं रहा है वन में, इसलिए मानव की बस्ती में आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उड़ीसा ने ड्रोन से मानसून से पहले कुछ सीड छिड़कवाए, ताकि जब मानसून आए तो बारिश से वो जम जाए और खाने पीने का जितना भी है चाहिए वाइल्ड लाइफ को, वो फॉरेस्ट ही क्रिएट करके उनको दे दे। तो ये भी ठीक है ताकि वो फिर आए ना। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अपना पूरा हुआ, इसके बाद अब देखते हैं बजट में क्या प्रोविजन है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बजट, ओके। देखिए, ये बजट का है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब आए ना, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना। कैसे? एक है आपका फिजिकल इंफ्रा, एक होता है सोशल इंफ्रा। अभी आपको इंफ्रा के बारे में बताऊं तो आपको दिमाग में एकदम पॉइंट्स नहीं आते। अब आपके दिमाग में पॉइंट्स आ गए होंगे। फिजिकल मीन्स रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब बनाना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देना, फिजिकल चीजें देना। सोशल का मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें देना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना। बेसिक एम्यूनिटीज बोल सकते हैं इसको, हाइजीन वगैरह, सैनिटेशन वगैरह, साफ सफाई। तो इंफ्रा पूछे तो इन दोनों पार्ट में डिवाइड कर देना, जो जो स्कीम इनके लिए चल रही हैं या फिर सरकार ने प्रोविजन किए हैं डाल देना। जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं, सोशल वेलफेयर के लिए 14,000 करोड़, ठीक है, एजुकेशन स्पोर्ट्स के लिए 250 करोड़। ये पॉइंट्स आपने लिख दिए। सेफ्टी भी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी में आ जाएगा, सोशल इंफ्रा में। अब इंफ्रा में अगर आपको कुछ याद रखना हो ना, तो बिपाशा, बी पा सा, बिपाशा क्या है? बिपाशा, मेरा गांव, मेरा पहले गांव, फिर गांव के बाद क्या आएगा? शहर। गांव शहर, बस इतना। तीन हो गए ना, एक दो तीन। बिजली, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी, पा, बिजली पानी, पानी में सरकार की क्या स्कीम है? सड़क, सड़क, सड़क के साथ ही तीन चीजें, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट। तो बिजली पानी सड़क हो गया। मेरा गांव, गांव के लिए क्या क्या स्कीम है, शहर के लिए क्या है, ये सब इंफ्रा है। तो बस यही है सब इंफ्रा। इसमें दो तीन ज्यादा पॉइंट आपको लिखने नहीं है, 5 पॉइंट लिख दोगे काम आपका बन जाएगा। बस आपको सही से इंट्रोड्यूस करना है और वैसे ही आपको अच्छे से कंक्लूड करना है। स्कीम को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना, इसके जो स्पेस है आपका कैप्चर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें मैंने बजट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो मैंने इसलिए नहीं डाली हैं क्योंकि बजट पे एक आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, जिसमें जो नेशनल बजट है, जो स्टेट बजट है, दोनों उत्तराखंड के, ताकि अभी नहीं दिया क्योंकि आपको डेटा ना तब तक याद नहीं रहेगा। ताज़ा ताज़ा पढ़ के जाना, फटाफट वहाँ के चेप देना, जाते ही लिख देना, कुछ ज़्यादा ऐसे दिमाग में रिकॉल नहीं करना पड़ेगा आपको। ट्रिक्स व्रिक्स सब कुछ इसमें बना के देंगे। अभी टेंशन मत लेना इसकी, ये मैंने जानबूझ के अभी नहीं रखा है क्योंकि आपको जो नेशनल बजट है उसके साथ कंबाइंड करके बता देंगे, तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आता है तो आपने अटेम्प्ट किया होगा, किया भी है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपको ड्यू टाइम पे बता दिया जाएगा। अब इसमें फ़िल्म पॉलिसी पूछी है, जो मेन फीचर्स हैं वो पूछे हैं। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ न्यू फ़िल्म पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड, हाउ इट विल सपोर्ट इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है? ये क्वेश्चन है। फ़िल्म पॉलिसी पे आ जाते हैं। फीचर्स, ओके।
ये फ़िल्म पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड है अपनी। इसके लाभ क्या होंगे? तो वो तो आपको पता है कि भई फ़िल्म आप बनाओगे तो उसमें आपको छूट मिलेगी, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये तो आप खुद से सोचोगे तब भी लिख लोगे कि भई आपको फ़िल्म पॉलिसी बनानी है। तो ऐसी तो बनाओगे कि भई लोग यहाँ पे आएँ, पहले तो फ़िल्म बनाने, तो बढ़िया चीज़ है। अभी आप बनाने आएँगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, रोड चाहिए, अच्छे-अच्छे व्यू चाहिए, है ना? होटल्स चाहिए, तो आप इंफ्रा बनाओगे। चलिए आपने इंफ्रा बना दिया, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि भई वहाँ और दुनिया भर से टूरिस्ट आएगा। जैसे तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, गाना था ना एक ये, तो उससे भई नैनीताल लोग आएँगे। अब नैनीताल आए, उस गाने में दिखाया गया तो दूर-दूर से टूरिस्ट आए, उन्होंने देखा। जो उत्तराखंड का कल्चर है वो भी प्रमोट हुआ, वो भी बाहर गया, ठीक है? जो अब बिज़नेसमैन भी तो इस सबको देख रहे हैं कि यार यहाँ पे कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है, अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है, तो यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री, अपनी बिज़नेस यहाँ पे सेटल कर लेते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हुई, ये आप जनरली एक दिमाग में एक गाना सोच लो कि अच्छा फ़िल्म पॉलिसी फ़िल्म मतलब कौन-सी फ़िल्म आई थी उत्तराखंड की ऐसी कोई भी, कि अच्छा एक गाना था, उससे क्या फ़ायदे हुए होंगे, बस वही लिख देना। क्या हुआ होगा कि भई सरकार ने छूट दी होगी तब आके यहाँ पे गाना बना वो। उस गाने से नैनीताल नैनीताल मीन्स उत्तराखंड की संस्कृति का प्रमोशन हुआ और ज़्यादा टूरिस्ट आए, ये आएँगे, उन टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बनाएँगे हम, ठीक है? बिज़नेसमैन भी अट्रैक्ट होंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, काम पूरा हुआ। अब स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाओ कि भई कितनी? तो इन्होंने बोला हुआ है क्या कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं की सब्सिडी वृद्धि बढ़ा दी गई है। पहले 1.5 करोड़ थी, अब 3 करोड़ कर दी गई है। 1.5 से 3 कर दी गई है सब्सिडी। जो गढ़वाली जो रीजनल फ़िल्में हैं, क्यों हैं? क्योंकि रीजनल कल्चर को हमें बढ़ाना है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए 8 गुना बढ़ोतरी की गई है, ठीक है? इसमें 2 करोड़ की सब्सिडी तक आपको दी जाएगी, ठीक है? अब जो उत्तराखंड में शूट हो रही है फ़िल्म, जिनकी शूटिंग चल रही है, बाहर से आएँगी, उनको 10% की एडिशनल ग्रांट दी जाएगी, सब्सिडी नहीं ग्रांट, अनुदान दिया जाएगा। जो विदेशी फ़िल्म और 50 करोड़ से अधिक बजट की फ़िल्में हैं, उन पर राज्य की व्यय राशि का अधिकतम 30% या फिर 3 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे किसी ने 100 करोड़ की लगाई, यहाँ पे मीन्स मूवी बनानी है, तो उसका 30% कितना होगा? 30 करोड़। 30 करोड़ नहीं देगी आपको सरकार, सरकार देगी आपको मैक्सिमम 3 करोड़, 3 करोड़। अब अगर वो कोई मूवी बना रहा है आपसे लगभग 1 करोड़ खर्चा करके, तो उसकी 30% कितना होगा? 30 लाख। तो आपको 30 लाख देगी, ये 3 करोड़ है, ये नहीं देगी। ये 3 करोड़ मैक्सिमम है। तो सरकार भी जो इन दोनों राशि में से कम होता है, वो देती है, ठीक है? बाकी ओटीटी ये सब भूल जाना, चाहे 3-4 पॉइंट लिख देना, बस फ़िल्म पॉलिसी का इतना आपका मेन काम रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें मैंने 15-20 पॉइंट दिए हैं, आप लिख लेना, ठीक है? जो भी आपको ईज़ी लगे इनमें से। ये सारे इसके फीचर्स हैं, अब मैं बोलूँगा तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता कि क्या कमेंट्री करनी है इस पे। जो लिखा हुआ है उसको तो आप पढ़ ही लोगे। बात तब है कि आपको कुछ एडिशनल मिले, समझ में आए, ठीक है? नई लोकेशन को भी एक्सप्लोर करने में अनुदान दिया जाएगा, ये सब चीज़ें आप आई होप मैनेज कर लोगे, ठीक है? फ़िल्म पॉलिसी अपनी हो गई। मेजर ट्राइब्स एंड ट्राइबल रीजन ऑफ उत्तराखंड। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको महेंद्र सिंह रावत की बुक बताई थी हिंदी में जो आती है। हिंदी में आती है, उसके पेज नंबर 200 या फिर 204 आप एक बार चेक कर लेना, इंग्लिश हिंदी में चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें ट्राइबल पे बहुत बढ़िया कंटेंट दिया गया है। इंट्रो देना, ट्राइबल का मैप बनाना कि यहाँ पे जौनसारी है, यहाँ पे राज़ी ट्राइब रहती है, बुक्सा रहती है, ट्राइबल रीजन बता देना। उसमें से 4 ट्राइब्स के मीन्स आपने ये हेडिंग लिखा है, सपोज़ बुक्सा लिखी, इसके 2-3 पॉइंट 2 पॉइंट बस, फिर ऐसे ही 2 या 3 लिख देना जो भी आपको सही लगे कम टाइम में। फिर दूसरी ट्राइब लिख दी आपने, राज़ी है, जौनसारी जो भी है उसके 2-3 फीचर्स, फिर 3 फिर 4 बस काम खत्म, कंक्लूड कर देना। ज़्यादा टाइम इसमें मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपके वो काम का नहीं है। जहाँ आपको कंटेंट मिल रहा है सही, फालतू में मैं ऐसे क्यों आपको भटकाऊँ कि भई नहीं इस बुक को नहीं पढ़ने देना, किसी का कंटेंट नहीं बताना, उससे क्या फ़ायदा होगा? सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे बेस्ट मिलेगा हमें, हम अपना काम वहाँ से निकाल के और बस सिलेक्शन लेके काम खत्म करो आप, ठीक है? फालतू में ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना नहीं। अब क्रिटिकली एनालाइज़ करना है करंट इनिशिएटिव एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। तो ये एक टॉपिक है, इसका एक्चुअल में क्या है ना, पीडीएफ मेरे से मुझे मिल नहीं रहा इसका पीडीएफ, मैंने इसमें लगाया भी था। चलिए एडिशनली मैं आपको इस पे ग्रुप में डाल दूँगा इसका, ठीक है? तो आप टेंशन मत लेना, ग्रुप में मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। ये अच्छा ये क्या था, ये वहाँ ना उत्तराखंड में जो
आपको अगर कुछ पॉलिसी वगैरह पढ़नी है, ठीक है? तो गवर्नमेंट की साइट से जाना और वहाँ पे जैसे एप्पल मिशन चल रहा है, ठीक है? और आपका वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कुछ भी आपको लेटेस्ट पढ़ना है तो गवर्नमेंट की तो सबसे लेटेस्ट वहाँ पे फ़िल्म पॉलिसी थी, सर्विस सेक्टर पॉलिसी भी है। आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। स्टार्टअप एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एमएसएमई की है, ये आपका एमएसएमई में हो गया कवर। इसको मत करना, बाकी सब आपके काम का नहीं है। ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो, नहीं करेंगे तो हम किसी न किसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना। तो अपना ये मॉडल आंसर यहाँ पे पूरे होते हैं, इसके बाद हम पेपर 5th के जो उत्तराखंड स्पेशल है उसको देखेंगे। थैंक यू। आपको अच्छा वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ आप मुझे एक बार फीडबैक तो दीजिए, मुझे पता नहीं चलता कि आपको समझ में आ रही है, आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। लाइक, डिसलाइक, कमेंट में जो भी है, नेगेटिव भी है वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो थैंक यू।